हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 को। ठीक है। तो जैसा कि हमने कल एक पोल ग्रुप में सेंड किया था कि कौन सी सब्जेक्ट की हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करें, तो सबसे ज़्यादा वोट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 को मिली थी। सो हम इसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कवर है, प्ले लिस्ट में डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर वो नहीं देखे तो एक बार उसको देख लेना। 4 चैप्टर है, तीन तीन वीडियो लेक्चर में पूरी यूनिट कंप्लीट है। ठीक है। अब करने वाले हैं हम यूनिट नंबर 2 की बात। तो यूनिट नंबर 2 में आप देख सकते हो 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट फिनॉल, सेकंड एरोमेटिक अमीन, थर्ड एरोमेटिक एसिड्स। ठीक है। अब 3 चैप्टर हैं, तो एक एक वीडियो में तीनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। ठीक है। आज पूरा कवर हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल क्या, फिनॉल अब देखिए इस पे लगा है स्टार मार्क। तो जिस पे स्टार मार्क लगा होता है उसकी हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, मतलब सब कुछ पढ़ना होता है। ठीक है। तो हम फिनॉल का भी सब कुछ पढ़ेंगे, फिर उसकी एसिडिटी देखेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे उसकी एसिडिटी में, फिर कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट देखेंगे, एंड फिर लास्ट में हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेस देखेंगे हम फिनॉल, क्रिसॉल, रेसोक्रिनॉल एंड नेप्थोल की। ठीक है। मतलब फिनॉल टॉपिक पूरा आज खत्म। ओके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा आपका नाम है चैप्टर का फिनॉल, तो फिनॉल आपने पढ़ा है 10th-12th में, कभी भी मतलब पढ़ा तो है जरूर। तो फिनॉल क्या होता है? फिनॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड इन विच अ हाइड्रोजन एटॉम बेंजीन रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। अब जो भी हमारा फिनॉल होता है उसका स्ट्रक्चर आप जानते हो सब, C6H5OH। तो ये होता क्या है, जो हमारी बेंजीन होती है C6H6, उसमें जो एक हाइड्रोजन एटम होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सी ग्रुप से। वो बन जाता है हमारा एक एरोमेटिक एल्कोहल जो होता है फिनॉल। ठीक है। एज इट इज एरोमेटिक कंपाउंड सो इट्स सो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब आपको पता है जो जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे रेजोनेंस शो करते हैं। तो रेजोनेंस शो कैसे होगा, मतलब समझिए आप, ये जो हमारे इसमें पाई बॉन्ड डीलोकलाइज रहते हैं, 3 बॉन्ड। आपने यूनिट नंबर 1 में अच्छे से पढ़ा है ये रेजोनेंस, नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लो उस वीडियो को, देन आना। तो रेजोनेंस होता है एक OH ग्रुप ऊपर रहता है, तो O पर हमारे रहते हैं लोन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो खाली इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये हमारे आ जाते हैं ये बेंजीन रिंग में, जो फिनाइल रिंग होती है हमारी उसमें। एंड एक एक करके जैसे समझिए, अब यहाँ से 2 ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड हट जाता है, ये बॉन्ड चला जाता है O, यहाँ पर कमी हो गई तो ये बॉन्ड आ जाता है ऊपर। एंड ये फिर से हमारा ये जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये मतलब लोन पेयर जो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन के, वो हमारे आ जाते हैं फिनाइल रिंग में। तो ये आएगा यहाँ पर, इसका ये वाला बॉन्ड उधर चला गया, ये शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये वही बात है। ठीक है। फिर ये आगे बढ़ता है, ये वाला इस पर आ गया, ये बॉन्ड आगे एंड ये आगे, वो समझ में आ रहा है। फिर ये वाला और आगे बढ़ता है, मतलब लोन पेयर इसको, फिर ये बॉन्ड और आगे खींच सकते हैं। एंड लास्ट में जाकर ये जब यहाँ पर आएगा, मतलब ये वाला जब आगे जाएगा तो ये चला जाता है इसके पास और ये डबल बॉन्ड आ जाता है हमारा, फिर से दोबारा फिनाइल लेंगे। अब ये कंटिन्यूस ऐसे रेजोनेंस होता रहता है इसमें। ठीक है। सो इट शो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ओके। तो ये तो हो गया हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन किसका, फिनॉल का। अब जैसे आपको पता है स्टार मार्क है हमारा फिनॉल, तो हमको उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना होगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं हम पहले। Phenol also called carbolic acid, it first time isolated from coal tar, but nowadays it produced synthetically। मतलब हम फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं एज यू नो। और ये जो सबसे फर्स्ट टाइम आइसोलेट करा गया था वो करा गया था कोल तार से, पर वो हमारा बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने में किया गया था, जब आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। बट टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, केमिकल्स आ चुके हैं, अब ये हमारा सिंथेटिकली ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है। मतलब हम इसको बना सकते हैं फिनॉल को। तो फर्स्ट इसका मेथड देखिए, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको हम कहते हैं डॉज प्रोसेस, मतलब डोग प्रोसेस। ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गिव सोडियम फिनॉक्साइड, देन इट ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl एंड गिव फिनॉल। मतलब पहले हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से। कितने हमारी ये मतलब प्रेजेंस होनी चाहिए 623 केल्विन टेम्परेचर की एंड 300 एटॉमिक प्रेशर की। ठीक है। अब जब समझिए ये वाला Na चला जाता है H के पास और ये Cl आ जाता है
Cl आगे निकल कर HCl के रूप में बाहर हो जाता है, और ये जो ONA है, ONA पूरा लग जाता है हमारा इस पे H को, ये Cl को रिप्लेस कर देता है, तो ये बनता है हमारा आयन सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि C6H5ONA। ठीक है। अब इसकी हम जो यहाँ पर HCl निकला था, HCl से ही दोबारा रिएक्शन कराते हैं, तो ये H जो होता है वो H चला जाता है O के पास एंड Na आ जाता है Cl के पास, तो NaCl यहाँ से बाहर निकल जाता है, OH हमारा इस पर, तो ये बन जाता है हमारा फिनॉल। ठीक है। तो आपको मेथड समझ में आ गया क्लोरोबेंजीन। अब देखते हैं सेकंड मेथड। गाइस सेकंड मेथड आता है फ्रॉम बेंजोडाइजेनियम साल्ट, मतलब व्हेन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड साल्ट बॉइल्ड विद वाटर सो इट गिव फिनॉल एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज। तो जो हमारा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होता है वो एक हमारा साल्ट होता है जो कि N+ एंड क्लोरीन माइनस ऐसे ब्रेक होता है। इसका पूरा फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। ठीक है। इसको हम वाटर के साथ बॉईल करते हैं, तो ये हमारा एक प्रोटोन की मदद से, मतलब इसमें हम प्रोटोन होता है, तो ये हमारा देता है फिनॉल। अब ये जो हमारा N2 होगा ये गैस रिलीज हो जाती है, अब H एक Cl के पास चला जाता है एंड OH आकर इससे अटैच होता है। ठीक है। HCl बाहर निकल गया, N2 गैस रिलीज हो गई एंड OH इस पर आके लग गया, तो ये बन जाए हमारा फिनॉल। ठीक है। फिनॉल बन गया। अब थर्ड इसका मेथड आता है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या है हमारा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल मतलब पहले इस रिएक्शन को देखिए, आइसोप्रोपाइल यानी कि ये जो हमारा ग्रुप है ये पूरा होता है आइसोप्रोपाइल। अब बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर लगाए, तो इस पूरे को हम कहते हैं क्यूमीन। अब क्यूमीन की जब हम इसको क्यूमीन को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमारा बनता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, CH ये CH3 एंड ये जो CH है उसमें 2 OO बीच में आकर जुड़ जाते हैं, CH3COOH CH3। ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड एंड इसको हम फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब एक्वस वाटर रहता है एंड एसिडिक कंडीशन रहती है, H+ यानी कि एसिडिक। तो ये हमारा CH3CO बाहर निकल जाता है और ये जो एक OH है ये हमारा यहीं पर रह जाता है, ये बनाता है हमारा फिनॉल और एसीटोन हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, क्यूमीन ऑक्सीडाइज इनटू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड विच ऑन रिएक्शन विद एक्वस एसिड गिव फिनॉल एंड एसीटोन। ठीक है। हो गई बात, हमने इसके देख लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखते हैं इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज कलरलेस सॉलिड लिक्विड बट कन्वर्ट इन पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। मतलब ये हमारा एक कलरलेस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, बट ये कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में जब इसको हम एयर या लाइट के एक्सपोज कराते हैं। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 182 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा 41 डिग्री सेल्सियस, और मॉलिक्यूलर वेट होता है 94.11 ग्राम पर मोल एंड फिनॉल हमारा सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है। ये हो गई कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे देखते हैं गाइस, आगे देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का केमिकल रिएक्शंस देखनी है इसकी। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि बेंजीन की तरह ये हमारा एक एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं एंड जब बेंजीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है तो फिनॉल भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा। ठीक है। सेम रिएक्शन बिल्कुल उसी की तरह है जो बेंजीन की फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ी थी। फर्स्ट है नाइट्रेशन, मतलब नाइट्रेशन क्या है? फिनॉल विद रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 एंड गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। मतलब फिनॉल की हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, तो हमारा एक जो NO2 ग्रुप होता है वो लग जाता है हमारा ऑर्थो पोजीशन पर एंड एक जो NO2 है वो लग जाता है हमारा पैरा पोजीशन पर। ठीक है। तो जो हमको एक मिक्सचर प्राप्त होता है जो कि होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का। अब ये हेलोजिनेशन है, सेकंड रिएक्शन सेम एज बेंजीन, यानी कि बेंजीन में हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाए तो इसमें बनेगा नाइट्रोबेंजीन। जैसे समझ लिए क्लोरीन यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर लग जाता है सिर्फ एक, यहाँ पर OH तो ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पर लग जाएगा Cl आकर, मतलब क्लोरोफिनॉल। ठीक है। मतलब बिल्कुल सेम एक बेंजीन की तरह रिएक्शन है इसकी। ठीक है ना। सेकंड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। जब हमारी फिनॉल रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ तो हमारा देता है एक कंपाउंड एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? C6H5NH2। ठीक है। NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो NH2 ऊपर जुड़ जाएगा एंड एक H OH को लेकर बाहर निकल जाएगा H2 के रूप में। ठीक है। रिएक्शन आप पढ़ लेना इसको, लैंग्वेज को। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलवेज रिएक्शन। कॉलवेज रिएक्शन क्या होता है? जो हमारा फिनॉल रहता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड आयन देता है, वही जो हमने पीछे पढ़ा था अभी सिंथेसिस में।
फिर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं हमको मिलता है सैलिसिलिक एसिड। ONA हट Na हट जाता है, H आ जाता है एंड यहाँ पर एक आ जाता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। अब गाइस हमने पीछे जैसे हमने बेंजीन वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी इसकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिल्डरक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो इसमें भी आप फिनॉल वाले में भी आप पांचों रिएक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बेंजीन की तरह है। ठीक है ना। फोर्थ रिएक्शन हमारी रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन क्या होता है, जो हमारा फिनॉल होता है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके सैलिसैल्डिहाइड बना देता है। ठीक है। ये थोड़ी रिएक्शन लॉन्ग स्टेप में थी बट मैंने एक स्टेप में कर दिया, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है ना। एंड लास्ट हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ। तो जिंक आपको पता है बहुत ही ज़्यादा एक ऑक्सीडाइज मटेरियल होता है, तो सिर्फ O को लेकर ये बाहर निकल जाता है ZNO एंड यहाँ पर H रहेगा, तो ये बन जाता है हमारा बेंजीन। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी ओवर होती हुई इसकी। अब देखते हैं कुछ यूजेज इसके। ठीक है ना। यूज क्या है, यूज एज पावरफुल एंटीसेप्टिक इन लोशन डिटॉल। ये जो आप लोशन डिटॉल एक एज एंटीसेप्टिक यूज करते हो ना, इसमें भी हमारा फिनॉल रहता है। ठीक है। इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर इंक। ये जो हमारी पेन में इंक्स आती हैं उसके प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करता है फिनॉल। यूज टू सिंथेसाइज बेकलाइट प्लास्टिक एंड रेजिन। ये हमारे हेल्प करता है बेकलाइट प्लास्टिक एंड रेजिन की सिंथेसिस में। यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है DNA RNA, उसके भी एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है कौन, फिनॉल। इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज इन प्रिपरेशन ऑफ सनस्क्रीन, स्किन लाइटनिंग क्रीम। अब कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री होती है हमारी, वहाँ पर जो सनस्क्रीन बनती है, स्किन लाइटनिंग क्रीम बनती है, उसकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स लाइक एस्प्रिन, सैलोल, सैलिसिलिक एसिड। ये जो हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे एस्प्रिन हो गया, सैलोल हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है फिनॉल। फिनॉल मेडिकली टेम्परली यूज टू ट्रीट फेरगाइटिस। ये हमारी एक डिसीज होती है फेरगाइटिस, जिसमें फेरेंजिस हमारे इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, जिसमें उसको भी ट्रीट करता है कौन, फिनॉल। ठीक है। तो इसकी हमने, आप देखिए सिलेबस में फिनॉल की हमने अभी इतना पोर्शन देखा है, इसका इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस। ठीक है ना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। अब गाइस एसिडिटी ऑफ फिनॉल में हमको चेक करना है कि फिनॉल एसिड है या बेस। अब हम सबको पता है फिनॉल एसिड है, बट हम इसको एक साइंटिफिक तरीके से कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर हमको समझना है सिर्फ। ठीक है। फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, व्हेन दे रिएक्ट विद H2O इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड फिनॉक्साइड आयन। मतलब जब भी हम, आपको पता है एक जनरल रिएक्शन होती है, मतलब एसिड प्लस वाटर गिव साल्ट प्लस, मतलब एक साल्ट देता है हमारा, एसिड प्लस वाटर गिव साल्ट। ठीक है ना। तो एसिड क्या हो गया हमारा, फिनॉल प्लस H2, तो ये हमको देता है फिनॉक्साइड आयन एंड एक देता है हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन यानी कि साल्ट मिल रहा है ना हमको, तो इसी ये दर्शाता है हमारा कि यहाँ पर फिनॉल जो है वो एसिड है। ठीक है ना। व्हेन फिनॉल कम इन कांटेक्ट विद ब्लू लिटमस पेपर सो कन्वर्ट इट इनटू रेड लिटमस पेपर। एंड आपने एक जनरल बात पढ़ी होगी कि जब भी हमारा कोई एसिड ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है, वो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो फिनॉल भी ऐसा ही करता है। तो अगर फिनॉल ऐसा कर रहा है तो मतलब क्या है इसका, फिनॉल हमारा एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है। एंड समझिए दोज कंपाउंड विच रिलीजेज हाइड्रोजन आयन H3O आयन मोर क्विकली दे आर मोर एसिडिक। एंड जो हमारा जितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है वो हमारा उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है। and those substances which after releasing hydrogen ion remain more stable, so they are more acidic than alcohol because phenoxide ion is resonance stabilized by the aromaticity ring। अब आपको पता है हमारा जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें हमारा होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, मतलब ये जो हमारे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये हमारे घूमते रहते हैं पूरे इसमें फिनॉक्साइड रिंग में। ठीक है। अब ये समझिए जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड। ठीक है। जो हमारे एलिफेटिक एल्कोहल होते हैं जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, तो उन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा ये फिनॉल। ठीक है ना। आगे हम देखने वाले हैं इसको। तो रेजोनेंस शो करता है तो इसलिए हमारे एसिडिक होता है ज़्यादा। ठीक है। अब ये वही लिख रहा है जो मैंने पीछे बताया था, ये है हमारा फिनॉल।
अब ये फिनॉल हमारा बहुत जल्दी से ये जो हाइड्रोजन है इसको रिलीज कर देता है फिनॉक्साइड आयन बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एंड लेस स्टेबल होता है हमारा ये जो हमारे एलिफेटिक एल्कोहल होते हैं। जैसे ये एग्जांपल है मेथिल एल्कोहल का, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये साल तो देता है हमको बट थोड़ा लेस स्टेबल होता है ये। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आया बहुत कम देर में रिलीज करता है। ठीक है, सो ये वही बात लिखिए, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। गाइस ये बात हमें 2 नंबर में पूछी जाती है कि फिनॉल हमारा मोर एसिडिक क्यों होता है एल्कोहल से, तो आपको यही वजह देनी है जो पीछे मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो गाइस ये हमने कवर करा एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। ठीक है, तो गाइस हम जैसे यूनिट नंबर 1 में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मतलब अगर हम सब्स्टिट्यूएंट उसमें ऐड करेंगे तो उसकी एसिडिटी पर किसकी, फिनॉल की क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नेचर कैसा है। 2 तरह के नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मतलब जब भी हम किसी भी मतलब फिनॉल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी एंड जिससे होगा क्या, जो हमारा फिनॉक्साइड आयन होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्टेबलाइज हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन तो हमारी एसिडिटी हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, सो गाइस आप यहाँ पर क्या समझे, मतलब जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप हम उसको अटैच करेंगे फिनॉल के साथ तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिक्रीज होगी बट फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज होगा जिससे हमारी एसिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप जैसे होता है NH2OH R यानी कि एल्काइल ग्रुप। तो हम इसको लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज हो जाती है बट ये हमारे डीस्टेबलाइज कर देते हैं फिनॉक्साइड आयन को जिससे हमारी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ तक समझे। एंड सेकंड पॉइंट आता है हमारा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब हमारी 3 पोजीशन होती हैं किसी भी कंपाउंड में, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो वहाँ पर हम देखेंगे पोजीशन कौन सी ज़्यादा सुइटेबल है हमारी एसिडिटी के लिए। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आल्सो इन्फ्लुएंस एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, द सब्स्टिट्यूएंट मोस्टली अटैच टू ऑर्थो पैरा पोजीशन इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशन ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। अब आपको पता है हमारा फिनॉल में रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है मोस्टली ज़्यादातर अटैच होता है हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है ना, किसके कंपेरिजन में, मेटा पोजीशन की कंपेरिजन। सो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज स्ट्रोंगर एसिडिक देन मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड लास्ट में सबसे लेस स्टेबल होगा हमारा मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 2 पॉइंट आपने समझे यहाँ पर। एंड थर्ड पॉइंट हमारा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कितने सब्स्टिट्यूएंट हमारे ऐड हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। ग्रुप ऑल्सो अफेक्ट एसिडिटी, तो ऑब्वियसली एसिडिटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिए, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, डाई नाइट्रोफिनॉल उससे कम, मोनो नाइट्रोफिनॉल सबसे कम। ठीक है ना। सो गाइज हमारा ये यहाँ तक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड एसिडिटी यहाँ तक कंप्लीट होता हुआ। अब देखते हैं इसके कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट, किसके, फिनॉल के। ठीक है, तो क्वालिटेटिव टेस्ट मतलब क्या है, इसकी हमको क्वालिटी चेक करनी है। टू डिटेक्ट द फिनॉल फॉलोइंग टेस्ट आर कैरिड आउट। इसकी फिनॉल के क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए कुछ हम फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये गाइस कभी नहीं आता है पेपर में, ध्यान रखना, बस थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि सिलेबस में तो हमको कराना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा जर्नल टेस्ट लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट आपको पता है फिनॉल हमारा एसिडिक है, सो एक ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेकंड हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, when aqueous solution of phenol react with fresh ferric chloride solution so give colored complex dark violet color। यानी कि जब भी हम फिनॉल के एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हैं फेरिक क्लोराइड के फ्रेश सॉल्यूशन में, ये हमारा एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि होता है डार्क वॉयलेट कलर का। रिएक्शन आप देख लेना। थर्ड है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। when phenol react with bromine it undergo electrophilic substitution reaction and form white precipitate। अब ये जो हमारा फिनॉल होता है जिसकी हम रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहे हैं तो ये हमारा बनाता है ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब इसका बनता है एक वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये लिख रहा है वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट। अब देखते हैं हम जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है चैप्टर 1 में, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनॉल, क्रेसॉल, रेसोक्रेनॉल एंड नेप्थॉल। तो फिनॉल का तो हम ऑब्वियसली देख चुके हैं, अब बात करेंगे क्रिसॉल की। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रिसॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये फिनाइल रिंग रहेगी इसमें,
फिनाइल रिंग OH ग्रुप रहेगा एंड एक आ जाता है हमारा एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप, ठीक है ना। CH3 ग्रुप फिनॉल रहेगा पूरा, इसमें एक हमारा CH3 ग्रुप अटैच होगा, वो बन जाता है हमारा क्रिसोल। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C7H8O। क्रिसोल आर ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल फिनॉल हाइड्रोक्सी टॉलुइन। यानी कि आपको पता है अगर आप CH3 को ढक लीजिए तो ये क्या बनाया हमारा फिनॉल। अब मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया तो मतलब मिथाइल फिनॉल। अब OH को ढक लीजिए, ये क्या बन गया हमारा टॉलुइन। अब टॉलुइन मतलब OH लग गया तो हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो इसके दो नाम और हैं, समझ गए आप कैसे हैं वही। इसके यूजेस देख लीजिए। इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। जो भी हमारे कंपाउंड है फिनॉल में सब डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक की तरह यूज होंगे, ठीक है ना। मेटाक्रिसोल इज प्रिकर्सर ऑफ सिंथेटिक विटामिन ई। मतलब जो हमारा मेटाक्रिसोल होता है वो हमारा सिंथेटिक विटामिन ई की सिंथेसिस में काफ़ी बड़ा रोल इंपॉर्टेंट निभाता है, ठीक है। एमाइल मेटाक्रिसोल यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एमाइल मेटाक्रिसोल जो होता है हमारा कंपाउंड वो हमारा एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सम इंसुलिन। और जो इंसुलिन की प्रिजर्वेशन के लिए भी हम इसको क्रिसोल को यूज करते हैं। सिंथेसिस मैप्सिन ड्रग यूज्ड इन मसल रिलैक्सेंट। मतलब जो हमारी मेफेंसिन ड्रग होती है वो हमें एज अ मसल रिलैक्सेंट बट करती है, जो कि हमारी बनती है क्रिसोल से, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड आता है हमारा रेसोक्रिनोल, रेसोक्रिनोल। तो इसका फॉर्मूला देखिए आप, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसमें आते हैं 2 OH ग्रुप, ठीक है ना। ये तो हमारी पूरी फिनाइल रिंग हो ही गई, फिनॉल रिंग, एंड एक OH ग्रुप और जुड़ जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H6O2। ओके, यूजेज हो जाएंगे इसके। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट। इट ट्रीटमेंट दैट एक्जिमा रेडनेस एंड अदर स्किन डिसीज। जो भी है स्किन डिसीज, रेडनेस, झुर्रियाँ भुर्रियाँ हो जाती हैं, ये रेसोक्रिनोल सबको ट्रीट करता है। इट्स 2% ए सॉल्यूशन यूज्ड इन हे फीवर एंड इन whooping cough। मतलब जो हमारे हाई फीवर हो जाता है, मतलब ज़्यादा तेज फीवर हो जाता है और खांसी जो एक CT की आवाज़ आती है जब खांसी में, उसको ट्रीट करता है रेसोक्रिनोल। एज एंटी डेंड्रफ इन शैम्पू, शैम्पू में भी हम इसको यूज़ करते हैं। आल्सो ट्रीट गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर भी ट्रीट करता है। ऑल्सो हैव एनाल्जेसिक इफेक्ट, सो यूज्ड इन रेसोक्रिनोल वेजिनेसिन एंड क्रिसिलिन ड्रग। अब ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी इसमें होता है, मतलब एज अ पेन किलर भी वर्क करता है। एज प्रिजर्वेटिव इज कॉस्मेटिक एंड डर्मेटोलॉजिकल ड्रग। मतलब जो हमारे कॉस्मेटिक और डर्मेटोलॉजिकल होते हैं, जैसे पाउडर वाउडर हम लगाते हैं गर्मियों में, उसमें भी हमारा रेसोक्रिनोल होता है। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट आता है हमारा कंपाउंड नेफ्थॉल। नेफ्थॉल आप देख लीजिए स्ट्रक्चर, दो बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग और एक फिनॉल रिंग, दो फ्यूज होते हैं। इसका नेम आता है 1 नेफ्थॉल एंड अल्फा नेफ्थॉल, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, C10H7OH। इट इज डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलीन इन विच 1 OH ग्रुप प्रेजेंट। मतलब नेफ्थलीन का डेरिवेटिव होता है ये, ठीक है ना। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 फिनाइल रिंग बस। अब इसके यूजेस देख लीजिए। 1 नेफ्थॉल इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ मेलिस रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे जो मेलिस रिएजेंट होता है उसमें एज अ इंग्रेडिएंट यूज होता है नेफ्थॉल, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने में यूज होता है। 1 नेफ्थॉल इज प्रीकर्सर ऑफ कार्बोनिल दैट इज यूज्ड एज एंटीसेक्टिसाइड। जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उसमें हमारा 1 नेफ्थॉल प्रीकर्सर यूज होता है, ठीक है ना। 2 नेफ्थॉल यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट एंड टैनिंग एजेंट। ये हमारा जो 2 नेफ्थॉल होता है वो एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट एंड टैनिंग एजेंट एज अ यूज होता है। नेफ्थॉल ऑल्सो यूज इन परफ्यूम, परफ्यूम में भी यूज होता है, एंड प्रिपरेशन ऑफ डाइज, डाइज में यूज होता है, ठीक है। सो गाइज ये हमारा पूरा फिनॉल यहाँ पर कवर होता हुआ, आज हमने पूरा फिनॉल देख लिया है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इसके यूजेस, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर एंड यूजेस तो पढ़ने ही थे फिनॉल के, तो हमने ऊपर ही पढ़ लिए। फिर इसकी एसिडिटी देखी, फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखा, क्वालिटेटिव टेस्ट देखे, फिर स्ट्रक्चर एंड यूज देखे फिनॉल के, क्रिसोल के, रेसोक्रिनोल के, नेफ्थॉल के, ठीक है। तो मैं मतलब फिनॉल पूरा खत्म होता हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एरोमेटिक अमाइन कवर कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में एरोमेटिक एसिड कवर कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी आएगी एरोमेटिक एमाइंस के ऊपर वीडियो। तो अगर आपने ये आपको नोट्स वोट्स कुछ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जा सकते हो। एंड हमारे चैनल को अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब से जरूर से कर लें, एंड दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नई वीडियो लेक्चर में।